नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष और यूपी का बहराइच जिला एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। बहराइच में मूर्ति विसर्जन जुलूस पर कल हमला हो गया और इस हमले ने पूरे बहराइच में बवाल मचा दिया है। बवाल इतना खतरनाक हुआ कि सीएम योगी को भी इस मामले में दखल देना पड़ा है। न्यूज 360 में आज कई बड़ी खबरें होंगी, लेकिन शुरुआत करेंगे बहराइच में मचे बवाल की खबर से ही, क्योंकि इस बवाल ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। जुलूस पर हमला महज संयोग था या साजिश? इस रिपोर्ट में देखिए आप। सड़कों पर उतरी है हजारों की भीड़, सबके हाथों में लाठी और डंडे, और इस भीड़ के बीच में 4 लोगों के कंधों पर गोपाल मिश्र का शव। ये मंजर यूपी के बहराइच का है और इन तस्वीरों के पीछे एक पूरी कहानी है। बहराइच सुलग रहा है, हर तरफ दंगे की आग भड़क रही है। तांडव का मंजर इतना भयावह है कि खुद एसटीएफ चीफ अमिताभ यश हाथ पिस्टल लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। बहराइच की डीएम मोनिका रानी भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी हैं। डीएम मैम क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। बहराइच का जो हाल हुआ उसका पूरा बवाल दरअसल रविवार की रात को शुरू हुआ था। रविवार की रात महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में मूर्ति विसर्जन जुलूस निकाला गया। भक्त डीजे की धुन में मगन थे, मां दुर्गा का जयकारा लगाया जा रहा था। भक्तों का जुलूस जैसे ही महाराजगंज कस्बे में अब्दुल हमीद के घर के सामने पहुंचा, अब्दुल के घर से पत्थर बरसने लगे। उनकी नाराजगी डीजे की धुन को लेकर थी। भक्तों ने जब पत्थरबाजी का विरोध किया तो अराजक तत्वों ने फायरिंग शुरू कर दी। यही नहीं, अब्दुल हमीद और उसके साथी जुलूस से 22 वर्षीय रामगोपाल मिश्र को खींचकर अलग ले गए और फिर वो हुआ जिसने बहराइच को दंगे की आग में धकेल दिया। अराजक तत्वों ने रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी। जब तक रामगोपाल को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया तब तक रामगोपाल की मौत हो चुकी थी। महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुए, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया। रविवार को हरदी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। एक समुदाय ने डीजे बजाने का विरोध किया, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। आरोप है कि विसर्जन जुलूस को घेरा गया। आरोप है कि डीजे की गाड़ी को तोड़ दिया गया। आरोप है कि बात बढ़ने पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। रामगोपाल मिश्र की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया। अभी 4 महीने पहले ही रामगोपाल की शादी हुई थी। पत्नी के हाथों से अभी ठीक से मेहंदी भी नहीं छूटी होगी, तब तक उसकी आंखों के सामने उसके पति की लाश पड़ी थी। रामगोपाल मिश्र की खबर बहराइच में जंगल की आग तरफ फैल गई। लोग बेकाबू हो गए और बहराइच में हिंसा भड़क उठी। गुस्साए लोगों के हुजूम ने जगह जगह परागजनी और तोड़फोड़ का तांडव शुरू कर दिया। गांव के लोग शव को सड़क पर रखकर धरने पर बैठ गए। देखते देखते तनाव इतना बढ़ गया कि इलाके में भारी सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया। पुलिस जरूरी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सलमान पर एफआईआर दर्ज की है। बहराइच घटना का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। सोमवार को अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, साहिर खान, ननकऊ और मारूफ अली पर एफआईआर दर्ज हुई। इसके अलावा 4 अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने करीब 30 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। थाना प्रभारी व महसी चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं बहराइच में हिंसा को लेकर सीएम योगी भी एक्शन में है। सीएम योगी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके उपद्रवियों से सख्ती के साथ निपटने के आदेश जारी कर दिए। इधर डीडीयूपी की टीम भी ग्राउंड जीरो पर डटी हुई है। डीडीयूपी की टीम ने जब स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, इस समय हम खड़े हैं यहाँ बेहुआ मंसूर गांव में। कल की दुखदपूर्ण घटना के बाद में रामगोपाल जी की मृत्यु हो गई थी। उनकी अंत्येष्टि में यहाँ डेड बॉडी पहुँच गई है। गांव वालों की काफ़ी भीड़ है। यहाँ देखिए, अपने विधायक जी, क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह जी भी मौजूद हैं। आइए हम पूछते हैं कि उनसे यहाँ पर कैसा माहौल है और क्या है। विसर्जन के दौरान एक अप्रिय घटना घटी थी। इसमें रामगोपाल नाम के एक लड़के को महाराजगंज में घर के अंदर
घसीट करके गोली मारने का काम किया गया था। आज लोगों ने ले जा करके उसका तहसील पे ले गए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये जनता का स्नेह है कि हमारे आग्रह करने पर और कार्रवाई सरकार ने की भी है। चौकी और थाने को निलंबित कर दिया गया है। आज शाम तक और बड़ी कार्रवाई होगी, मुकदमा लिख गया है। बहराइच की घटना महज एक संयोग है या साजिश, इस पर भी जांच शुरू हो गई है, क्योंकि बहराइच में हिंसा भड़काने के बाद घटनास्थल से कई ऐसे सबूत मिले जो साजिश की तरफ इशारा करते हैं। आरोपियों की छतों से कांच की बोतलें मिली हैं, घरों के बाहर पत्थर के ढेर मिले हैं, विसर्जन जुलूस को घेरा गया है, डीजे वाली गाड़ी को तोड़ा गया है, 12 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई है, धारदार हथियारों से हमला किया गया है। बहराइच के महाराजगंज में हुई इस घटना को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि अगर ये घटना संयोग है तो 12 राउंड फायरिंग क्यों की गई? उपद्रवियों के छतों पर कांच की बोतल क्या कर रही थी और घरों के बाहर आखिर पत्थरों का ढेर क्यों रखा गया था? क्या पहले से ही सारा प्लान तैयार था? इन सारे एंगल की जांच की जा रही है। देखिए, कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये घटना से कुछ देर की पहले की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि इस तस्वीर के कुछ ही देर बाद रामगोपाल मिश्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रामगोपाल मिश्रा के शरीर पर करीब आधा दर्जन गोलियों के निशान दिखे। रामगोपाल मिश्रा का हत्या के बाद बहराइच में भड़की हिंसा को रोकने के लिए जिले से लेकर प्रदेश स्तर के अधिकारी सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाले हुए हैं। बहराइच में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पुलिस हिंसा का वीडियोग्राफी से उपद्रवियों की पहचान कर रही है। पुलिस लोगों से शांति बरतने की भी अपील कर रही है। और आपने बहराइच से तांडव की तस्वीरें देखी है। पुलिस प्रशासन जहां स्थिति को नियंत्रित करने में लगी, वहीं विपक्षी दल अपनी सियासत को चमकाने के मामले को और भड़काने का काम भी कर रहे हैं। सपा और कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए हैं जिस पर सियासी तूफान मच गया है। क्या है पूरा मामला, एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकें। अभी बहराइच के अंदर दंगा करा रहे हैं तो ये पूरी तरीके से भाजपा के उसमें शामिल है और भाजपा के जंगल राज कायम है। सर, विशेष वर्ग को संरक्षण देने वाली जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से उनके साथ बयान जारी करें, ये आखिर क्यों है? विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे हर स्थिति में। बहराइच जहां हिंसा की आग में झुलस रहा है, हिंसा की आग की तपिश पूरे प्रदेश में दिख रही है, लेकिन हाय रे सियासत इस घटना में भी अपना अवसर ढूंढ ही लिया। मामला चाहे कितना भी संगीन क्यों न हो, सियासत है कि अपने लिए अवसर तलाश ही लेती है। शुरुआत सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने की है और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। बहराइच की घटना की साजिश और रंजिश के एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन अखिलेश है कि पहले से ही एक पक्ष को पकड़कर चल रहे हैं। वो आरोपियों पर बात करने की बजाय पीड़ितों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। अखिलेश शासन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश शासन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और प्रशासन पर भी, लेकिन रामगोपाल मिश्रा के हत्यारों के लिए उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे। बहराइच हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी ने भी आरोपों पर पलटवार किया है। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। देखिए,
इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ रही हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं न कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में बहराइच में जो हिंसा की आग लगी है उसने सियासी शोले को और हवा दे दी है। यूपी में कांग्रेस और सपा गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस भी सपा से हर मुद्दे पर हाँ में हाँ मिलाने में पीछे नहीं रहना चाहती है। बहराइच के मामले में जब कांग्रेस ने सपा के सुर में सुर मिलाते हुए बीजेपी पर हमला किया तो यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी इशारों ही इशारों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सवाल उठा दिए। इन्होंने पुलिस के द्वारा एक हत्या कराई गई है कल लखनऊ के अंदर, यही सब चीजें बनारस के अंदर लाठी चली है, अभी बहराइच के अंदर दंगा करा रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से भाजपा के उसमें शामिल है और भाजपा के जंगल राज कायम है। तो अब हम भारतीयों को समझना चाहिए कि जिस एक विशेष वर्ग को संरक्षण देने वाली जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से उनके साथ बयान जारी करें। ये आखिर क्यों है कि आखिर हम शांतिपूर्वक जो त्यौहार मनाया जाता है, कभी हम उनके त्यौहार में अशांति फैलाते हैं। तो अगर इस त्योहारों में अशांति फैलाने वाले लोगों का संरक्षण देते हैं तो उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। उपचुनाव को लेकर यूपी सियासत का अड्डा बना हुआ है। ऐसे में बहराइच की घटना जहां इंसानियत पर दाग की तरह है, वहीं सपा और कांग्रेस इस घटना को मुद्दा बनाकर इसे भुनाने में लग गए हैं। लेकिन बीजेपी सरकार हर साजिश के लिए सतर्क है। बहराइच में हुई हिंसा के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए थे और सोमवार को सीएम योगी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम योगी खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। सीएम का आदेश आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। इससे पहले रविवार की रात को सीएम योगी ने कहा था माहौल बिगाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम ने आदेश दिया है कि जिनकी लापरवाही से घटना घटी उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई होगी। यही नहीं, सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम तक ये ऐलान कर चुके हैं कि वो प्रदेश में किसी भी ऐसी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि उत्तर प्रदेश की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। दंगाइयों को संरक्षण देने वाले एक बार फिर सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। वैसे भी यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन का सीएम योगी कनेक्शन देखें तो बहराइच में भी दोषियों को जल्द ही इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो बहराइच की घटना का आपने सियासी एंगल भी देखा। अब उस सियासत की वजह भी आपको बताते। दरअसल विपक्ष सारा खेल यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर रच रहा है। यूपी में 10 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दिल्ली में कल बीजेपी की एक बड़ी बैठक भी हुई थी। बैठक में तय हुआ कि बीजेपी 10 सीटों में से कितनी सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी और किन सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि अभी तक फाइनल जो फैसला है वो नहीं आया है, लेकिन बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं उस पर एक अपडेट, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी की कड़वी यादों को पीछे छोड़कर बीजेपी ने यूपी में 10 उपचुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। साल 2027 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले ये उपचुनाव बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। बीजेपी की सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी से है और सपा ने 10 सीटों में से 6 सीटों पर अपनी मोहरें फेंक दिए हैं। इधर बीजेपी भी सभी 10 सीटों पर अपने रणबांकुरों के ऐलान के लिए
फाइनल मंथन कर चुकी है, लेकिन ऐलान होना अभी भी बाकी है। उपचुनाव को लेकर दिल्ली में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक में सीएम योगी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चली 1.5 घंटे बैठक में 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चौंकाया, उसे देखते हुए इस उपचुनाव में बीजेपी ना तो कोई रिस्क लेना चाहती है और ना ही किसी पर भरोसा जताना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी ने 10 में से 9 सीटें अपने पास रखने का फैसला लिया है। वहीं एक सीट वो जयंत चौधरी की आरएलडी को देने पर राजी हुई है। बीजेपी मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट आरएलडी को देना चाहती है। बताया जा रहा है कि संजय निषाद की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। मझवा और कटहरी सीट पर निषाद पार्टी कर रही थी अपना दावा। निषाद पार्टी को एक भी सीट न देने को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। खबर है कि संजय निषाद इससे खासा नाराज चल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक संजय निषाद को समझाने में भी लगे हैं। हालांकि आखिरी फैसला गृह मंत्री अमित शाह को लेना है। इधर सपा पहले ही 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में इन 6 सीटों पर बीजेपी की सपा से सीधी लड़ाई तय मानी जा रही है। करहल में तेज प्रताप यादव, मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद, सिसामऊ में नसीम सोलंकी, फुलपुर में मुस्तफा सिद्दीकी, मझवा में डॉक्टर ज्योतिबिंद, कटहरी में शोभावती वर्मा का बीजेपी से मुकाबला। बीजेपी अब सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को फाइनल टच देने में लगी हुई है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि बीजेपी 9 सीटों में से आधे से ज्यादा सीटों पर नए उम्मीदवार पर दाव लगा सकती है। हालांकि अभी तक इन सारी चीजों पर कयास ही लगाए जा रहे हैं। 20 अक्टूबर तक इन कयासों पर मुहर लगने की उम्मीद है। आपको एक और खबर दिखाते हैं जो बहराइच से ही मिलती जुलती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा विसर्जन के दौरान श्रद्धालु पर हमले और पत्थरबाजी की घटना सामने आई है, जिसको लेकर वहां की भी सियासत गर्मा गई है। सवाल अब यह भी है कि पूरे देश में इस बार जिस तरीके से दुर्गा पंडालों पर दुर्गा विसर्जन के दौरान हमले हुए हैं, वो क्या किसी साजिश का हिस्सा है? ये खबर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये तस्वीर बहराइच की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के हावड़ा के उलबेरिया इलाके में दुर्गा पूजा के मौके पर हिंसा फैल गई है। पंडाल में तोड़फोड़ और उसके बाद भड़की हिंसा से पूरे इलाके में तनाव है। हालात पर काबू के लिए पुलिस की तैनाती भी हुई है और अब तक करीब 30 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में हावड़ा के श्यामपुर क्षेत्र में कई दुर्गा पूजा मंडपों और हिंदू भक्तों पर हमले हुए हैं। उन्होंने कई दुर्गा प्रतिमा में आग भी लगाई है। विसर्जन के दिन उपद्रवियों की भीड़ घाट पर भी पहुंच गई और पथराव और आगजनी की। बंगाल के भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। ये सिर्फ बहराइच और पश्चिम बंगाल ही नहीं, इससे पहले भी ये घटना कई बार हो चुकी है जब दुर्गा पूजा पंडाल या जुलूस पर हमले हुए हैं। एक बार उन पर भी नजर डालते हैं। त्रिपुरा में दुर्गा पूजा से पहले ही हिंसा, गढ़वा में पत्थरबाजी, करीमगंज में मजहबी हिंसा, कुशीनगर में दुर्गा मूर्ति पर पथराव, कोलकाता में माइक की आवाज पर विवाद, गोंडा में दुर्गा पूजा के दौरान पथराव, बलरामपुर में दुर्गा पूजा पंडाल पर हमला, कौशाम्बी में विसर्जन यात्रा पर हमला, हावड़ा के श्यामगंज में हिंसा, बहराइच में हिंसा, हिंदू युवक की हत्या। दुर्गा विसर्जन और पंडालों पर यूपी से लेकर बंगाल तक हमले हुए हैं। इन हमलों को लेकर बीजेपी लगातार सोची समझी साजिश का आरोप लगा रही है। हर मामले की जांच हो रही है और हर एंगल से हो रही है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही सच्चाई पर से पर्दा भी उठ जाएगा।
तो देखा आपने कि किस तरीके से लगातार खासतौर से नवदुर्गा की अगर हम बात करें तो देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में जिस तरीके से नवदुर्गा और विसर्जन को लेकर उस पर पथराव को लेकर खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द को भी बिगाड़ती है और कहीं ना कहीं देश की एक जो छवि है उसको भी डेंट पहुंचाती है। अब एक जरूरी खबर, यूपी से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। आइए एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। जमीन की लीज रद्द करने के खिलाफ याचिका खारिज। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के रामपुर में बनी मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन से जुड़ी लीज रद्द करने की चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर में जौहर स्कूल के लिए आवंटित जमीन के पट्टे को रद्द कर दिया गया था। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को भूमि अधिग्रहण की इजाजत भी दे दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सपा नेता आजम खान मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूपी सरकार की ओर से यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी। पूरा मामला समझे। यूपी की सपा सरकार ने रामपुर के मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का पूरा परिसर 99 साल की लीज पर मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को दे दिया था। इसके लिए 100 रुपए सालाना किराया तय किया गया था। इसके लिए यूपी की माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ एक करार भी किया गया था। यूपी सरकार ने इस करार की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए लीज निरस्त कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यूपी सरकार के इस फैसले को सही करार दिया था, जिसके बाद जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जौहर ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भी एक आदेश दिया है। दरअसल इस जमीन पर जो जौहर यूनिवर्सिटी है वहाँ करीब 300 बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को वहाँ पढ़ रहे करीब 300 छात्रों का दाखिला दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में कराने के लिए कहा है। और अब बात स्वास्थ्य की कर लेते हैं। यूपी की राजधानी में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लगातार नए मामलों ने राज्य सरकार की को चिंता में डाल दिया। इन मामलों को लेकर सरकार एक्टिव मोड में है। ताज़ा रिपोर्ट में अगर बात करें तो कितने मामले सामने आए हैं उस पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में मच्छरों का आतंक तेजी से फैल रहा है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का कहर हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मानसून के खत्म होते ही मच्छरों ने यहां लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया है। हर दिन मरीजों की 24 घंटे की रिपोर्ट जारी की जा रही है, जिससे इन बीमारियों के बढ़ते ग्राफ का पता लगाया जा सके। अगर पिछले 48 घंटे की रिपोर्ट की बात करें तो डेंगू के 78 केस मिले, मलेरिया का 1 मरीज मिला, चिकनगुनिया के 3 मरीज मिले। इस सीजन के अब तक डेंगू के 1077 मामले दर्ज हो चुके हैं। मलेरिया के 442 मामले सामने आए, चिकनगुनिया के 70 मामले सामने आए हैं। इनमें से कई मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इन मच्छरों का सबसे ज्यादा प्रकोप पॉश कॉलोनी में है। ये कॉलोनियां कौन सी हैं और यहाँ 48 घंटे में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के कितने मरीज सामने आए हैं ये भी जानिए। अलीगंज में 14, इंदिरा नगर में 11, रेड क्रॉस में 1, एनके रोड पर 7, चंदर नगर 12, सिल्वर जुबली 10, गोसाईगंज 4, सरोजनी नगर 3, टूडियागंज 5, ऐशबाग 4, मलिहाबाद 1, बिकेटी 2, चिन्हट 2, काकोरी 1, अलीगंज में 1, इंदिरा नगर में 2, मलिहाबाद में 1। शहरी इलाकों के अलावा कस्बे वाले इलाकों में भी डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी डेटा के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में राजधानी लखनऊ में इनके मामले तेजी से बढ़े हैं। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है।
जहां मरीज मिले हैं वहां एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कैंपेन भी लॉन्च किया जा रहा है। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। अस्पताल में एक अलग डेंगू वार्ड का इंतजाम किया जा रहा है। अस्पतालों में बुखार रोगियों की डेंगू की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने का सिलसिला जारी है और आने वाले दिनों में हालात और बदहाल होने की आशंका है। इसीलिए ऐसी स्थिति में सजग रहने में ही भलाई है। बीमारी से बचाव के तरीके, लक्षण की पहचान करें, समय रहते इलाज शुरू करें, मच्छरों को लेकर अलर्ट रहें, लापरवाही ना बरतें, बचाव के तरीके अपनाएं, इसकी चपेट में आने से बचें। याद रखें, अपना और अपने परिवार वालों का खास ख्याल रखें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और अगली खबर महाराष्ट्र में हुई बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी हुई। इस मर्डर केस में अब नए एंगल जो हैं वो सामने आने लगे। पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मामले में सियासत भी शुरू हो गई और महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा। तो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद मीडिया के सामने और बाबा सिद्दीकी के हत्यारे को लेकर बड़ी बात उन्होंने कही है। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में नया खुलासा। शूटरों के निशाने पर सिर्फ बाबा सिद्दीकी ही नहीं थे, शूटरों के निशाने पर बाबा सिद्दीकी का बेटा जीशान सिद्दीकी भी था। बीते 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हुई हत्या के पीछे की साजिश के पत्ते अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर अब यह भी दावा किया जा रहा है कि शूटरों के निशाने पर सिर्फ बाबा सिद्दीकी नहीं थे, बल्कि उनका बेटा जीशान सिद्दीकी भी था। वो तो कहिए कि जीशान सिद्दीकी को मौके पर कोई कॉल आ गया, इसलिए वो कहीं और काम से चला गया था, लिहाजा शूटरों के निशाने पर सिर्फ बाबा सिद्दीकी ही आए, जिनकी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। वहीं इस केस में जो तीसरी गिरफ्तारी हुई है वो हत्या की जिम्मेदारी लेने का पोस्ट करने वाले शुभम लोनकर का भाई प्रवीण लोनकर है। लोनकर भाइयों ने मिलकर ही धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम को साजिश में शामिल किया था। धर्मराज कश्यप पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा अभी फरार है। चौथे आरोपी मोहम्मद जीशान अख्तर की पहचान कर ली गई है। जीशान अख्तर ने ही आरोपियों को किराए का कमरा दिलाने में मदद की थी। बाबा सिद्दीकी हत्या केस में पुलिस ने कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया है। शिव कुमार गौतम, मोहम्मद जीशान अख्तर और शुभम लोनकर फरार हैं। अब पहले आप आरोपियों को पहचान लीजिए, फिर आगे की कहानी समझाते हैं। तस्वीर में बाईं ओर से पहले नंबर पर दिख रहा आरोपी शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा है। तस्वीर में दूसरे नंबर पर दिख रहा आरोपी धर्मराज कश्यप है और बाईं ओर से तीसरे नंबर पर दिख रहा आरोपी गुरमैल है। इसमें गुरमैल और धर्मराज कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शिवा फरार है। इन्हीं 3 आरोपी ने बाबा सिद्दीकी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, जबकि जो चौथे आरोपी की पहचान मोहम्मद जीशान अख्तर के रूप में हुई है, वो इन तीनों को बाहर से गाइड कर रहा था। अब इनमें जो आरोपी धर्मराज कश्यप है, इसकी तरफ से ये दावा किया गया था कि ये नाबालिग है, लेकिन इसका ये दावा झूठा निकला है। आरोपी धर्मराज कश्यप ने कोर्ट में नाबालिग होने का दावा किया था, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी के बोन एसिफिकेशन टेस्ट का आदेश दिया था। बोन एसिफिकेशन टेस्ट में धर्मराज कश्यप के बालिग होने की पुष्टि हो गई है। अब धर्मराज को पुलिस मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करेगी और कस्टडी या रिमांड की मांग करेगी। बोन एसिफिकेशन टेस्ट में शरीर की कुछ खास हड्डियों का एक्सरे किया जाता है। हड्डियों की बनावट, ताकत और घनत्व से इंसान की उम्र का पता लगाया जाता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने महाराष्ट्र की सियासत को हिला कर रख दिया है। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे कोई किसी नेता को बीच शहर में गोलियों से भूनकर हत्या कर देगा। लिहाजा विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर अपनी सियासी रोटियां भी सेकना शुरू कर दिया है। तब खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सामने आए और आरोपियों को फांसी पर लटकाने की बात कही है। ये तो सिंघम है ना, ये डुप्लीकेट सिंघम लोग। अक्षय सिंधु को गोली मारने के बाद अपने आप को सिंघम घोषित कर दिया। अब सिंघम गिरी आगे दिखाइए ना, वो लड़के को गोली मारा ना, उसके हाथ में हथकड़ी थी, चेहरे पे बुरखा था और गोली मार दी। ये उनकी मर्दानगी है। अगर मर्दानगी दिखानी है तो आप बाबा सिद्दीकी के ऊपर जिसने गोली चलाई
उनके जो सूत्रधार है उनके ऊपर इनकाउंटर कर दीजिए अगर आपकी हिम्मत है। हमारी सरकार में जब आरोपी पुलिस पर गोली चलाता है तो बोलते पुलिस ने क्यों गोली चलाई, क्या पुलिस ने गोली खानी है? पुलिस सामने वाला आरोपी अगर पुलिस पर फायरिंग करता है, ये बदलापुर में है, तो ये दोगली डबल ढोलकी वाले लोग हैं, दोनों बाजू से बजाते हैं, उनको कोई नैतिकता नहीं है। बदलापुर वाले केस में एक छोटी बच्ची पे अत्याचार हुआ, उस आरोपी की बाजू लेने वाले ये लोग, ये क्या कानून की भाषा करते हैं? ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। वहीं जो आरोपी प्रवीण लोनकर को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, उसको कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। लिहाजा माना जा रहा है इस केस से जुड़े जो कई और अनसुलझी पहेलियां हैं वो इससे पूछताछ में सुलझ सकती हैं। ये इसलिए क्योंकि सीधे तौर पर प्रवीण लोनकर के ही बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की बात सामने आई है। जिस तरह से ये हत्या हुई और जिस इलाके में, वो अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि वहाँ की सरकार किसी और के हाथ की कठपुतली है। जिस तरह से बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई और एक पूरे बड़े गैंगवॉर के नतीजा है, लेकिन मैं महाराष्ट्र की सरकार को बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने तुरंत कातिलों का उद्भेदन करके सबकी गिरफ्तारी की। जहाँ भी एनडीए की सरकार रहती है वहाँ अगर कोई क्राइम घटता है तो इंसाफ भी निश्चित मिलता है। देखिए, कोई साधारण घटना नहीं है। अगर पहले से धमकी न दी गई होती, पहले धमकी देके मार दिया गया, यहाँ असली सवाल उठता है कि क्या सरकार सक्षम है, क्या होम मिनिस्टर सक्षम है। वहीं दूसरी तरफ बीते रविवार रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी की मुंबई लाइन के बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया, जहां महाराष्ट्र की कई बड़ी हस्तियां भी पहुंची। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे बड़े नेताओं ने बाबा सिद्दीकी के जनाजे में शामिल हुए। छगन भुजबल जैसे बड़े नेता बाबा सिद्दीकी के जनाजे में शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में आरोपियों का जो यूपी कनेक्शन सामने आया है उसे भी आपको बता देते हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर के दोनों आरोपी बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। धर्मराज कश्यप पुत्र राधेश्याम को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। शिवा गौतम उर्फ बाल किशुन की तलाश की जा रही है। फिलहाल बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला महाराष्ट्र की सियासत में खूब उबाल मार रहा है। विपक्ष से सरकार की नाकामी से जोड़ने के लिए एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा रहा है, जबकि महाराष्ट्र सरकार आरोपियों को फांसी पर चढ़वाने का वादा कर चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस ने 6 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी बचे आरोपियों की पहचान भी की जा चुकी है, जिनकी तलाश में कई टीमें कई जगहों पर दबिश दे रही हैं। और अब बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां बीते रविवार को करीब 518 किलो ड्रग्स पकड़ा गया है, जिसका कनेक्शन दिल्ली में इससे पहले पकड़े गए ड्रग्स के सिंडिकेट से है और इस सिंडिकेट का कनेक्शन कांग्रेस पार्टी से है। लिहाजा इस ड्रग्स के सिंडिकेट को लेकर कई बड़े सवाल एक बार फिर खड़े हो रहे हैं। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए आप। पहले दिल्ली, अब गुजरात, पूरे भारत में ड्रग्स की बिसात। आपकी स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर में महज 11 बोरियां हैं, लेकिन इन 11 बोरियों में जो है वो इंसान के भविष्य के लिए किसी घुन से कम नहीं। ये महज 11 बोरियों की तस्वीर नहीं, ये पूरे देश के सामने ड्रग्स को लेकर बनी नई चुनौती की भी तस्वीर है, जिसको लेकर अब हर दिन नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। ये ताजा तस्वीर गुजरात की है, जहां बीते रविवार को करीब 518 किलो कोकीन बरामद की गई। मार्केट में इसकी कीमत 5000 करोड़ के पार बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 5000 करोड़ की कोकीन बरामद की। गुजरात के अंकेश्वर में अवकर ड्रग लिमिटेड कंपनी से ये 518 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस कोकीन की कीमत करीब 5000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली गुजरात पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाल ही में दिल्ली से 700 किलोग्राम से ज्यादा कोकीन बरामद की थी। गुजरात में पकड़ी गई ड्रग्स के तार भी दिल्ली से जुड़े पाए गए हैं। जांच में पता चला है
कि दिल्ली में बरामद ड्रग्स फार्मा सॉल्यूशन नाम की कंपनी की थी और ये ड्रग्स अवकार दुर्गेश लिमिटेड कंपनी से आई थी। और अब जो गुजरात के अंकलेश्वर में ड्रग्स मिली है वो भी अवकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी से लाई गई थी। ड्रग्स मामले में अभी तक कुल 1289 किलो कोकीन जब्त की जा चुकी है। 40 किलो हाइड्रोपोनिक थाईलैंड में मरजुआना बरामद हुआ है, जिसकी कुल कीमत करीब 13,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस ड्रग्स सिंडिकेट का कनेक्शन दुबई से जुड़े होने की आशंका है। इस सिंडिकेट से जुड़े अभी तक कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 7 को दिल्ली की पिछली 2 रेड के दौरान हिरासत में लिया गया था। वहीं अब इस ड्रग्स सिंडिकेट का जो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आ रहा था, इसको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। दुबई से ऑपरेट हो रही इस सिंडिकेट के मास्टरमाइंड की पहचान हो गई है, जिसका नाम वीरेंद्र बसोया बताया जा रहा है। इसके दुबई में कई बिजनेस है। फिलहाल पुलिस ने बसोया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात वाले मामले में जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं, इन आरोपियों से दुबई और यूके से चले अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के संबंध में आगे की पूछताछ की जा रही है, जबकि मामले में सियासी रोटियां भी सिकनी शुरू हो गई हैं। गुजरात में पकड़ी गई ड्रग्स को लेकर कांग्रेस सवाल उठाने लगी है, वो भी तब जब इस सिंडिकेट के तार उसकी ही पार्टी से जुड़े पाए गए हैं, जिसकी जांच चल रही है। सवाल पहले ये उठ रहा है कि गुजरात क्या गेटवे बन गया है ड्रग्स का, क्योंकि 2022 में भी पानोली जो अंकलेश्वर हमारे डिस्ट्रिक्ट भरूच अंकलेश्वर में आता है, वहाँ पे भी ड्रग सीज हुए थे। अभी अगस्त में दहेज में वहाँ पे भी 1300 करोड़ के ड्रग्स सीज हुए थे। अब कल आपने जो खबर सुनी, जो बड़ी खबर सुनी है, तो चक्कर क्या है? परसों जब ड्रग पकड़ा गया तो ड्रग का कारोबार कौन कर रहा है, इसकी तह तक जाने का तय किया और जो पकड़ा गया वो मुख्य आरोपी तुषार गोयल, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के आरटीआई सेल का अध्यक्ष। पिछले 10 दिनों में इस ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर कई बड़े खुलासे भी हुए और सवाल भी उठे हैं, क्योंकि इसके सियासी कनेक्शन भी मिला है और तार सीमा पार से जुड़े हैं। जाहिर है कि सवाल तो उठेंगे। दिल्ली में जब बरामद हुई ड्रग्स सिंडिकेट का कनेक्शन कांग्रेस से मिला तब वो चुप रही, लेकिन अब इस मुद्दे को अलग अलग एंगल लेकर बीजेपी पर वार करके अपने को सेव करने में जुटी है। तो चलिए अब सियासत से हटके ड्रग्स को लेकर हो रही कार्रवाई की हकीकत भी आपको बताते हैं। 2004 से 2014 के बीच जब कांग्रेस की सरकार थी, तब 1,52,000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई। वहीं बीजेपी सरकार यानी कि 2014 से 2024 के बीच अभी तक 5,43,000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है। 2004 से 2014 के बीच पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 5,900 करोड़ रुपए थी। वहीं 2014 से 2024 तक पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 22,000 करोड़ रुपए है। 2004 से 2014 के बीच कुल 1250 केस दर्ज हुए थे। वहीं 2014 से 2024 तक कुल 4,150 केस दर्ज हुए। 2004 से 2014 तक कुल 1,360 गिरफ्तारी हुई थी, जबकि 2014 से अभी तक 2024 तक कुल 6,300 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इन आंकड़ों के बाद भी कांग्रेस अपने के लिए नए नए एंगल लाकर मामले में सियासत कर रही है, वो भी तब जब इस ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी तुषार गोयल उर्फ डिक्की को पाया गया है, जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ उसके संपर्क भी पाए गए हैं। जबकि बीजेपी इस ड्रग्स के कारोबार पर रोक लगाने के लिए साल 2014 में नशा मुक्त भारत जैसा कैंपेन लॉन्च करके कार्रवाई कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प समग्र देश के सामने रखा है और जब से सरकार बनी तब से गंभीरता पूर्वक इस दिशा में ढेर सारी कार्यवाही भी हुई। मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल जिस ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर देश की सियासत गर्म है, उसका भंडाफोड़ दिल्ली से होना शुरू हुआ था और वहीं से कांग्रेस कनेक्शन भी सामने आया और इसी के तार गुजरात में पकड़े ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। माना यह भी जा रहा है कि अभी इसको लेकर कई और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
और कानपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मरने वाले अधिकतर छात्र हैं। ये खबर हम आपको सावधान करने वाली है आपको सावधान करने वाली है कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय हल्की भी सावधानी हटती है तो पूरा परिवार गम के सागर में डूब जाता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि गाड़ी चलाते समय या सड़क पर चलते समय हर समय सावधान रहें। सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 छात्रों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा दिल्ली लखनऊ हाईवे पर सुबह करीब 8:30 बजे हुआ। हादसा तब हुआ जब कॉलेज जा रहे छात्रों की कार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना संचीडी थाना क्षेत्र के भौती हाईवे की है। मृतकों में 2 छात्राएं, 2 छात्र और ड्राइवर शामिल हैं। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सभी शव कार में फंस गए। शवों को कार की छत और दरवाजे काटकर निकाला गया। हादसे की सूचना मिलते ही संचीडी थाना पुलिस, डीसीपी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। हादसे के बाद करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कॉलेज से करीब 1 किलोमीटर दूर हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे का संज्ञान लिया। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। कानपुर नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। पीछे से आ रहे ट्रक की टक्कर से कार हुई क्षतिग्रस्त। कार सवार 5 लोगों की मौके पर हुई मौत। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र बताए जा रहे कार सवार। पनकी थाना क्षेत्र के भौती हाईवे की घटना है। मुख्यमंत्री ने जनपद कानपुर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दिए हैं। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने बताया कि मृतकों में कार चालक के अलावा 2 युवक और 2 युवतियां हैं जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी थे। हादसे के बाद डंपर और ट्राला के चालक मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। और बढ़ते अगली खबर की ओर, जिसमें शाहजहांपुर के साइबर सेल ने साइबर ठगों के एक सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सिंडिकेट से जुड़े 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सिंडिकेट 14 राज्यों में इनका पूरा नेटवर्क फैला था। पूरे मामले पर शाहजहांपुर सिटी के एसपी संजय कुमार ने क्या कुछ कहा इस साइबर ठगी को लेकर, एक बार सुनते हैं। जनपद शाहजहांपुर में कोतवाली पुलिस द्वारा साइबर सेल और सर्विलांस सेल द्वारा मिलकर एक बहुत बड़े साइबर सिंडिकेट का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें निकल के ये आ रहा है कि ये जनपद शाहजहांपुर में साइबर ठगों द्वारा बंगाल और बिहार के लोगों द्वारा यहाँ शाहजहांपुर के लोगों से संपर्क करते हुए यहाँ पर उन्होंने अपने एजेंट नियुक्त कर दिए थे और एजेंट के रूप में ये लोग जगह जगह जाके भोले भाले गरीब लोगों का या छात्रों का, नौजवानों का अकाउंट खुलवाते थे। अकाउंट खुलवाने के आधार पर उन्हें 2-3 हज़ार से 5 हज़ार रुपये देते थे। उसके बाद ये लोग उनका एटीएम कार्ड और पासबुक अपने पास लेकर इकट्ठा करते हुए बंगाल और बिहार में ये लोग भेज देते थे। उसके बाद जो हम लोग जांच से निकल के आया है कि ये इन दोनों देश के 14 राज्यों से ठगी की गई है। विभिन्न प्रकार से लोगों को ठग के अकाउंट ट्रांजैक्शन जनपद शाहजहांपुर के खातों में आया और चूंकि एटीएम बंगाल और बिहार में रहते थे वहाँ पूरा पैसा निकल के आया है। अब तक की जांच से ये पाया गया है कि देश के 14 राज्यों से फ्रॉड करके लगभग 1,55,00,000 की ठगी की गई है। और मुंडा स्कैम का मामला अभी चल ही रहा था, इसमें एक और नाम जुड़ गया है। खरगे परिवार को KIADB 5 एकड़ की जमीन मिली थी, लेकिन खरगे परिवार ने उसे लौटाने की पेशकश कर दी है, जिसको लेकर अब बीजेपी सवाल करने लगी है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, सुनते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा विंडिकेशन है। हमारी बातों पर आज मुहर लगी है। पहले मुडा स्कैम 5,000 करोड़ का हुआ, सिद्धरामैया अक्यूज नंबर 1 बने, उन्होंने डिनाई किया, पर फिर उनकी पत्नी ने लैंड को लौटाया और अब उनके ही देखा देखी खड़गे फैमिली को जो अवैध रूप से भ्रष्टाचार के माध्यम से KIADB की लैंड 5 एकड़ की मिली थी एरोस्पेस पार्क में, जबकि उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जबकि वो लैंड SC समुदाय के एंटरप्रेन्योर्स के लिए थी। ये लैंड लौटाने की चेष्टा करना मतलब अपने भ्रष्टाचार को स्वीकारना। दिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन। और ये करप्शन करने के बाद लैंड लौटाने का जो ड्रामा सिद्धरामैया परिवार या खड़गे परिवार कर रहा है, इससे ये कोई भी क्रिमिनल एक्शन से बचने वाले नहीं हैं। जो कानून तोड़ा है उसकी तो भरपाई कानूनी रूप से करनी ही पड़ेगी।
तो न्यूज़ 360 मिनी खबरों के साथ आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।